गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर। और भारतीय राज्य व्यवस्था का दोस्तों ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को और उनके स्रोत कौन से थे। तो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत क्या क्या थे दोस्तों, उनको देख लेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो इस पूरे टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग देशों के संविधान से कौन कौन से वो प्रावधान थे जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में शामिल किया है। तो विभिन्न देशों के संविधान से जो लिए गए प्रावधान हैं उनको हम लोग दोस्तों एक एक करके देखेंगे और देखते चलेंगे दोस्तों, समझते चलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों याद भी करते चलेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, धैर्य से आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि ये जो टॉपिक है दोस्तों इससे अक्सर करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से बनता ही है। और इसके दो है दोस्तों, इसके आगे हम लोग दोस्तों भारत के कुछ प्रतीक चिन्हों को भी ले लिया है, हमारे द्वारा ले लिया गया है, तो उसको भी दोस्तों देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो अलग अलग देशों से संविधान में कौन से, हमारे देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जापान का संविधान। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से दोस्तों विधि का शासन। जापान के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, विधि के शासन को लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, विधि के शासन को लिया गया है, रूल ऑफ लॉ को लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया दोस्तों, विधि का शासन ये क्या है दोस्तों, विधि का शासन जापान के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, विधि का शासन कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। और दोस्तों आगे है हमारा अमेरिका का संविधान। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में जो शब्द हैं दोस्तों, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे ये अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्दों को लिया गया है। हम भारत के लोग शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, तो और अमेरिका के संविधान से दोस्तों मूल अधिकारों को लिया गया है। मूल अधिकार दोस्तों जो हमारे भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मूल अधिकार भाग 3 आता है, 12 से 35, जिसमें से 14 से दोस्तों 32 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक क्या है दोस्तों, मूल अधिकार हैं। उनको अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है दोस्तों, लिया गया है। आगे है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भी क्या है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। और दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी क्या है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, उनको पद से हटाने की क्या प्रोसेस होगी? ये हमारे संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या किया गया दोस्तों? लिया गया है। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं जनहित याचिका, ये भी क्या है दोस्तों? PIL, ये क्या है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है दोस्तों, राष्ट्रपति पर क्या है दोस्तों? जो महाभियोग होता है तो वो क्या है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे पद से हटाया जाएगा, ये सब चीज़ें दोस्तों कहाँ के संविधान से ली गई हैं? तो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। और जो जनहित याचिका है दोस्तों, जनहित याचिका क्या होती है दोस्तों? थोड़ा सा समझते हैं। जनहित याचिका जो क्या है दोस्तों? यदि कोई मुद्दा, जैसे मान लीजिए दोस्तों प्रदूषण, प्रदूषण के द्वारा किसी जो है तो स्थान विशेष की स्थान विशेष के लोगों को यदि उनके स्वास्थ्य को किसी तरह से खतरा होता है तो एक क्या है दोस्तों? PIL फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो लोगों के क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इस तरह से दोस्तों जो याचिका दायर की जाती है लोगों के हित के लिए, तो उसको जनहित याचिका कहा जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं जनहित याचिका, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन सिस्टम क्या है दोस्तों? जुडिशियल रिव्यू सिस्टम भी क्या है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान की देन है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। वित्तीय आपात, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, वित्तीय आपात क्या है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल इमरजेंसी अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या देख लिया? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रोसेस, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और जनहित याचिका। ठीक है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, ठीक है दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, ये सभी चीज़ें दोस्तों हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या की गई दोस्तों? ली गई हैं। इस तरह से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आप लोग उसमें जो है तो इंग्लैंड ऑप्शन रहे तो इंग्लैंड, ब्रिटेन ऑप्शन रहे तो ब्रिटेन। यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं रहते हैं तो आप लोग क्या टिक करेंगे? तब आप लोग अमेरिका टिक करेंगे। यदि क्या है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ब्रिटेन का संविधान क्या है? ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो क्योंकि दोस्तों क्या था कि जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, इसी का क्या था दोस्तों? उपनिवेश था भारत। और क्या है दोस्तों, ब्रिटेन की जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों, उससे क्या थे, जो भारतीय थे तो उसको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो उसके बारे में समझते ही थे। तो इस कारण क्या हुआ दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान था उससे बहुत सारी चीज़ें जो है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में ली। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया? तो सबसे पहले दोस्तों विधि का शासन, क्या लिया गया? विधि का शासन लिया गया। ठीक है दोस्तों, विधि का शासन लिया गया।
और संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। और सबसे ज़्यादा मत जिसको मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चुनाव जीत जाएगा। इसका निर्णय भी ब्रिटेन के संविधान से क्या हुआ दोस्तों, ये निर्णय भी ब्रिटेन के संविधान से ही भारत के संविधान में अपनाया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में क्या है दोस्तों, जो पीठासीन है, अध्यक्ष है, तो उसकी क्या भूमिका होती है, ये भी क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सांसदों को विशेष अधिकार मिलेगा दोस्तों। और क्या है दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी दोस्तों, सामूहिक रूप से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल क्या होगी दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। ये ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, और राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का अस्तित्व है। ये भी क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली भी क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या अपनाया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, ये सब क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये हो गया ब्रिटेन के संविधान से। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 368 की जो प्रोसेस है दोस्तों, अनुच्छेद 368 की प्रोसेस को, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसको प्रोसेस ऑफ है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कहाँ से ली गई दोस्तों, तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा दोस्तों, ये भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा दोस्तों, ये भी क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये क्या है दोस्तों, दो चीजें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान है ना भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र क्या है दोस्तों, मजबूत है, केंद्र भारत में क्या है दोस्तों, मजबूत है। और ऐसे संघ का जो है दोस्तों, ऐसी संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से क्या किया गया है दोस्तों, अपनाया गया है। तो सशक्त केंद्र, मजबूत केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है दोस्तों, इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और क्या है दोस्तों, 7वीं अनुसूची जो है जिसमें शक्तियों का वितरण है दोस्तों वो, और दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां जो हैं 7वीं अनुसूची में जो क्या शक्तियों का वितरण दोस्तों, और अवशिष्ट शक्तियां क्या है दोस्तों, जिनके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, तो वो शक्तियां क्या है दोस्तों, केंद्र में निहित होती हैं, तो केंद्र सरकार में रहती हैं दोस्तों। तो ये भी क्या है, कनाडा से ली गई हैं।
राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। और दोस्तों अगला प्रावधान है राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। ये किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये भी क्या है, कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो क्या है दोस्तों, शक्तियों का जो पृथक्करण है और अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, ये क्या है, केंद्र में निहित होगी। ये भी क्या है दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों वो केंद्र के द्वारा होती है, और ये भी क्या है दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 143, अनुच्छेद 143 की जो प्रोसेस है दोस्तों उसको भी क्या किया गया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये क्या है दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक विशेषताएं जो हैं दोस्तों वो भी क्या है, कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था याद रखेंगे दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी प्रावधान कनाडा के संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई दोस्तों हमारे संविधान में, तो उसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या अपनाया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची को अपनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाए गए हैं। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है दोस्तों, आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 की जो प्रोसेस है दोस्तों उसको क्या किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों तीन बातें ली गई। एक तो समवर्ती सूची ली गई दोस्तों, 3 सूचियां होती हैं, है ना, संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है दोस्तों? समवर्ती सूची पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार भी कानून बनाती है दोस्तों, और राज्य सरकार भी बनाती है। ठीक है दोस्तों, दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन जब क्या होता है दोनों में ओवरलैप होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी समझा जाता है। तो समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है दोस्तों ये भी कहाँ से लिए गए, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये प्रावधान भी क्या है दोस्तों, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 प्रावधान लिए गए, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है दोस्तों ये तीनों चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। आगे देख लेते हैं दोस्तों आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो डीपीएसपी दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्यों का जो 12 सदस्यों का क्या होता है दोस्तों, नामांकन होता है, तो उसको भी क्या कहाँ से लिया गया है दोस्तों, उसको भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आयरलैंड के संविधान से 3 बातें यहाँ से भी ली गई। कौन कौन सी बातें, तो पहला राज्य का नीति निर्देशक तत्व को लिया गया आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को लिया गया आयरलैंड के संविधान से,
राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है दोस्तों, नाम निर्दिष्ट जो होते हैं दोस्तों, तो वो भी आयरलैंड के संविधान से ही अपनाया गया प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस के संविधान से दोस्तों दो बातें ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से दोस्तों दो बातें ली गई हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों, और क्या है दोस्तों, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दोस्तों स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को दोस्तों फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में अपनाया गया है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत दोस्तों ये भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया। तो इस तरह से दोस्तों फ्रांस के संविधान से दो बातें ली गई हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से दोस्तों, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए दोस्तों। प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श वाक्य हैं दोस्तों उनको लिया गया, और नियोजन प्रणाली। तो रूस के संविधान से दोस्तों मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श और नियोजन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से ली गई? रूस के संविधान से ली गई। आगे देख लेते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से याद रखेंगे दोस्तों आपातकालीन उपबंध। जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकालीन उपबंध लिया गया है दोस्तों। इसमें से याद रखेंगे जो वित्तीय आपात है वो क्या है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दबाजी में ये क्वेश्चन मत गलत करिएगा, नहीं तो कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन आपको क्या कर देता है, आपको रेस से बाहर कर देता है। तो धैर्य से आप लोग क्लास करिए, और धैर्य से आप लोग एग्जाम हॉल में भी धैर्य का जो है तो आपको प्रदर्शन करना है। धैर्य पूर्वक ही आपको क्या करना है? एग्जाम देना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्र के प्रतीक, नेशनल सिंबल। तो राष्ट्र के क्या है दोस्तों? प्रतीकों को देख लेंगे। नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। ठीक है दोस्तों, तिरंगा हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम, राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों। और फिर दोस्तों उसके बाद राष्ट्रगान, फिर दोस्तों राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दोस्तों इन चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री, राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय मुद्रा। तो इस तरह से दोस्तों सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके दोस्तों देखते चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज आप लोगों को पता ही होगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा है। याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई दोस्तों 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा दोस्तों अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है दोस्तों वो 3/2 है। ठीक है दोस्तों, 2 अनुपाते क्या है दोस्तों? 3:2 का है। ठीक है दोस्तों, तो 3:2 का है। और इसमें क्या है दोस्तों? 3/2 का अनुपात है इसमें। किसमें दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई का। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3:2 है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद और हरे रंगों की 3 पट्टियां होती हैं। तो क्या है दोस्तों?
तीन पट्टियां कौन सी हैं? सबसे ऊपर केसरिया रंग, फिर सफेद रंग दोस्तों, फिर नीचे हरा रंग। तो सफेद पट्टी के बीच में दोस्तों 24 तीलियों वाला नीला चक्र होता है, और जो सफेद पट्टी होती है दोस्तों तिरंगा में, तो उसमें क्या है, दोस्तों सफेद पट्टी है, उसके बीच में 24 तीलियों वाला क्या है दोस्तों, एक नीला चक्र होता है। तो इस तरह से दोस्तों तीन रंग केसरिया, सफेद और हरा ऊपर से नीचे की ओर, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3/2 का अनुपात है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 5 मार्च 2017 को भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 350 फुट फहराया गया है। तो 350 फुट क्या है दोस्तों, 350 फुट ऊंचा झंडा क्या है दोस्तों, कहां पर फहराया गया है? तो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी प्रदेश में फहराया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया राष्ट्रीय ध्वज। और आगे दोस्तों आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इस मूल स्तंभ में दोस्तों शीर्ष पर 4 सिंह हैं। तो जो ये मूल स्तंभ है दोस्तों, इसका जो शीर्ष है वहां पर कितने सिंह हैं? उसमें 4 शेर हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, जो क्या है दोस्तों, एक दूसरे की तरफ अपनी बैकबोन को किए हुए हैं। और सिंह क्या है दोस्तों? साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। और सिंह क्या होता है दोस्तों? साहस और निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक के मध्य में धर्म चक्र है, और प्रतीक के क्या है दोस्तों, मध्य में धर्म चक्र है, और चक्र में 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे का प्रतीक है। तो क्या है दोस्तों, जो प्रतीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है दोस्तों अशोक स्तंभ, उसके मध्य में एक धर्म चक्र है, और उस चक्र में क्या है दोस्तों 24 तीलियां हैं, और ये 24 घंटे का प्रतीक है। तो जो क्या है दोस्तों अशोक स्तंभ में धर्म चक्र है, उस चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो क्या है, 24 घंटे का प्रतीक हैं, 24 घंटे को बताती हैं। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह क्वेश्चन दोस्तों अक्सर करके बनता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। चक्र के दाएं ओर क्या है दोस्तों, दाएं ओर एक साल, दाएं ओर क्या है दोस्तों, दाएं ओर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दाएं ओर क्या है दोस्तों, एक जो सिंह है वो क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और चक्र के दाएं ओर एक घोड़ा, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, चक्र के दाएं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ पे दोस्तों सांड है, सांड क्या है दोस्तों, सांड जो बैल वाला है, तो ये जो सांड है दोस्तों ये क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और चक्र के दाएं ओर एक घोड़ा क्या है दोस्तों, अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। तो क्या है दोस्तों, चक्र के दाएं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। और जो सांड है दोस्तों वो क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते का क्या मतलब है दोस्तों, सत्य की ही जीत होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया राष्ट्रीय चिन्ह। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, जन गण मन को राष्ट्रगान कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो कब अपनाया दोस्तों,
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, जनगण मन को अपनाया गया। किसके द्वारा दोस्तों अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन था, उसके हिंदी संस्करण को क्या किया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह सर्वप्रथम कब गाया गया दोस्तों? तो ये सर्वप्रथम दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर दोस्तों 1911 27 दिसंबर 1911 को दोस्तों 1911 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें 26th अधिवेशन में क्या किया गया दोस्तों? कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन में दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है। तो राष्ट्रगान के गायन में दोस्तों कितना टाइम लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के गायन में दोस्तों 52 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत दोस्तों, राष्ट्रीय गीत आप लोग जानते हैं, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। तो राष्ट्रगीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम है। और इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की दोस्तों। और कौन सी भाषा में की दोस्तों? तो याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में की। और ये क्या था दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। तो लोगों का क्या था दोस्तों? लोगों और लोगों के समूह का प्रेरणा स्रोत यही था, वंदे मातरम ही था दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर। इसे जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त है। तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान ही क्या है दोस्तों? दर्जा मिला हुआ है। और इसको पहली बार दोस्तों सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में दोस्तों कोलकाता में गाया गया था। तो 12वें अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रगीत के बारे में दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में, और स्वतंत्रता संग्राम का क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। और जनगण मन के समान क्या है दोस्तों? इसको भी दर्जा मिला हुआ है। और इसे पहली बार सन 1896 में, कब इसको दोस्तों? इसको पहली बार सन 1896 में 1896 में दोस्तों राष्ट्रीय INC के इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों 12वें अधिवेशन में कोलकाता में इसको क्या किया गया था दोस्तों? सबसे पहले गाया गया था। कब? 1896 में, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, इसको कहां से लिया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय पंचांग या नेशनल कैलेंडर ये क्या होता है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग है। तो क्या है दोस्तों? एक क्या है? राष्ट्रीय पंचांग भी है, और जिसका पहला महीना चैत्र है, और सामान्य वर्ष दोस्तों 365 दिन का होता है। तो सामान्य महीना क्या है दोस्तों? चैत्र है। और क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? तो 365 दिन का होता है। यह पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। तो सरकारी उद्देश्यों से दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है चैत्र का पहला दिन। तो जो क्या है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखें हैं, उसमें क्या है दोस्तों स्थायी सादृश्यता है। और क्या है दोस्तों चैत्र का जो पहला दिन है वो सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में दोस्तों 21 मार्च को पड़ता है। तो सामान्य वर्ष में दोस्तों जो चैत्र का पहला दिन होता है वो 22 मार्च को, और क्या है दोस्तों लीप वर्ष में जिस वर्ष में दोस्तों 4 से भाग पूरा चला जाता है, तो उस वर्ष में क्या है 21 मार्च को क्या है दोस्तों चैत्र का पहला दिन पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों ये राष्ट्रीय
जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु दोस्तों, राष्ट्रीय पशु क्या है, नेशनल एनिमल क्या है भारत का, तो आप लोग बताएंगे कि भारत का नेशनल एनिमल बाघ है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। और बाघ का क्या है दोस्तों, जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस। ठीक है दोस्तों, तो पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस क्या है दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम है और भारत का राष्ट्रीय पशु है। और ये क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, स्फूर्ति और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। तो बाघ क्या है दोस्तों, अपनी शालीनता, दृढ़ता, स्फूर्ति और अपार शक्ति के लिए जाना जाने वाला क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट शुरू की गई। तो बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि देश में बाघों की जो संख्या थी वो घट रही थी और उसको क्या है दोस्तों, बढ़ाने के उद्देश्य से टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। और क्या है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना के अंतर्गत दोस्तों अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हमारा है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। तो राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड क्या है दोस्तों, तो भारतीय मयूर, जो क्या है दोस्तों, मयूर है, मोर है, भारतीय मोर पावो क्रिस्टेसस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो पावो क्रिस्टेसस क्या है दोस्तों, मयूर का वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। तो क्या है दोस्तों, हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन क्या होती है, लंबी होती है, आंख के नीचे सफेद निशान रहता है और सिर पर पंखे के आकार की एक क्या होती है दोस्तों, कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो क्या है दोस्तों, जो मयूर है, मोर है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी से लेकर के, है ना, पूर्व सिंधु नदी के दक्षिण से, सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर के जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। और दोस्तों भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। तो भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, कमल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। और दोस्तों नेलम्बो न्यूसीफेरा क्या है, कमल का वैज्ञानिक नाम है और भारत का क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है। कमल क्या है दोस्तों, एक पवित्र पुष्प है, हॉली फ्लावर है दोस्तों। और दोस्तों भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो कमल का क्या है दोस्तों, भारतीय कला एवं पौराणिक साहित्य में, पुराणों का जो साहित्य है दोस्तों, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हरियाणा, जम्मू कश्मीर व कर्नाटक का ये राजकीय पुष्प है। तो कमल क्या है दोस्तों, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है, याद रखेंगे। तो कमल क्या है दोस्तों, भारत का तो राष्ट्रीय पुष्प है, साथ ही ये दोस्तों हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक राज्य का क्या है दोस्तों, राजकीय पुष्प भी है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, राष्ट्रीय वृक्ष किसको कहते हैं, तो बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों फाइकस बेंगालेंसिस है। फाइकस बेंगालेंसिस क्या है दोस्तों, बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों इस वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है। तो बरगद को क्या किया गया है दोस्तों, बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जाटों की तरह, बड़े क्षेत्र में दोस्तों जाटों की तरह
प्रतिरूप ही तो हो जाती हैं। तो इसका क्या है दोस्तों, शाखाएं क्या होती हैं, बड़े क्षेत्र में एकदम क्या होती हैं दोस्तों, जाटों की तरह के प्रतिरूप में हो जाती हैं। बिजड़ी हुई क्या है दोस्तों, जो बिजड़ी पुनः नई कहानियां एवं डालियों को जन्म देती है। तो क्या है दोस्तों, ये जो क्या होती हैं, बिजड़ियां होती हैं, ये क्या करती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, फिर से नई टहनियों एवं डालियों को क्या कर देती हैं, जन्म देती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो क्या करती हैं, नई टहनियों, यहाँ पे कहानियां हो गया दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो याद रखेंगे। नई क्या है दोस्तों, नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। तो राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है दोस्तों, इसमें क्या है, इसका जो प्रतिरूप है दोस्तों, जड़ क्या होती है, शाखाओं से क्या होता है दोस्तों, इसके जो जड़ें निकलती हैं और जमीन में आकर के क्या हो जाती हैं, जमीन में लग जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उस जड़ से फिर से नई टहनियाँ और डालियाँ जन्म ले लेती हैं। तो ये अपनी विशिष्टता के कारण अमर माना जाता है। तो बरगद वृक्ष क्या है दोस्तों, अपनी विशिष्टता के कारण इसको अमर मानते हैं। अब आगे है दोस्तों राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट क्या है दोस्तों, आम मैंगीफेरा इंडिका उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित था। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों, आम है। और ये क्या था दोस्तों, भारत में अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री हेनसांग ने भी इसका स्वाद चखा एवं इस फल को सराहा। तो जो अलेक्जेंडर था दोस्तों, और क्या था दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने आम के स्वाद को चखा था और इस फल को क्या किया था दोस्तों, सराहा भी था। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। तो मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था दोस्तों, दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ों को लगवाया और उस बाग को क्या कहा गया दोस्तों, उस बाग को लखी बाग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय फल हो गया। अब है दोस्तों राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 25 मतलब 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो गंगा नदी कितना दोस्तों, पहाड़ों, घाटियों और मैदान पर कुल मिलाकर के 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होती है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो गंगा नदी का विस्तार कितने क्षेत्रों में है दोस्तों, तो 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, गंगा नदी का विस्तार है। याद रखेंगे, गंगा नदी का विस्तार 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और ये नदी क्या है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको प्रदान किया गया है। 2008 में शायद दोस्तों इसको क्या किया गया है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों, गंगा डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन सुनसको, ठीक है दोस्तों, सुनसको को क्या किया गया है दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त, तो यह भारत में क्या है दोस्तों, गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, ये क्या है, भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। और प्रतिवर्ष दोस्तों 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को ही राष्ट्रीय जलीय जीव इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और उसी दिन से क्या किया गया दोस्तों, हर साल हर वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे है दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। तो भारत सरकार ने किसको राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है? तो याद रखेंगे एशियाई हाथी को क्या किया गया है? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। और क्या है दोस्तों, अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति, और ये घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो स्थायी समिति होती है दोस्तों, वही क्या करती है? दर्जा देती है, दर्जा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में इसने क्या की थी? एशियाई हाथी को भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषणा की थी। आगे है दोस्तों हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड व उड़ीसा राज्य का भी राजकीय पशु है। हाथी क्या है दोस्तों? केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा, याद रखेंगे 4 राज्य केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों का क्या है दोस्तों? राजकीय पशु है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया। और भारतीय हॉकी फेडरेशन कब बनाया गया दोस्तों? तो 1925 में बनाया गया। और कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो ग्वालियर में बनाया गया। याद रखेंगे सन 1925 में ग्वालियर जिले में क्या किया गया दोस्तों? भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया। आगे है दोस्तों सन 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना। तो भारत पहला गैर यूरोपीय सदस्य दोस्तों, भारत क्या था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना था। कब बना था दोस्तों? 1928 में बना था, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपए का जो नया प्रतीक है दोस्तों, वो क्या है? देवनागरी लिपि के क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि के र से और रोमन लिपि के आर को मिलाकर के बनाया गया है। तो देवनागरी लिपि का र दोस्तों और रोमन का दोस्तों आर, तो देवनागरी लिपि का र दोस्तों और रोमन का आर मिला करके दोस्तों क्या किया गया है? ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह दोस्तों, ये इस तरह से बनाया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि का र है और रोमन का क्या है दोस्तों? आर है। इसको मिला करके दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। और इसका क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इसके डिजाइन को किसने तैयार किया है और वो कहाँ से थे। ठीक है दोस्तों, एक IITian है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह को क्या है दोस्तों, इसके जो है तो डिजाइन को किसने बनाया, तो वो आप लोग बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये हमारा अब है अशोक चक्र, संसदीय भव चक्र। संसदीय भव चक्र, तो अशोक चक्र में क्या है दोस्तों? संसदीय भव चक्र जो है ये यहाँ पे भव है दोस्तों, भव क्या है दोस्तों? भव है, याद रखेंगे। तो संसदीय भव चक्र, इसमें 24 तीलियां 24 घंटे को बताती हैं। ठीक है दोस्तों, 2 तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। और धर्म चक्र क्या है दोस्तों? प्रगति व जीवन का प्रतीक है। जो धर्म चक्र है दोस्तों वो क्या है? प्रगति और जीवन का प्रतीक है। आदर्श बौद्ध समर्थकों के दोस्तों 24 गुण इसमें क्या है दोस्तों? पाए जाते हैं। तो जो क्या है दोस्तों आदर्श बौद्ध समर्थक होते थे उनके 24 गुण इसमें शामिल है दोस्तों। तो अशोक चक्र की 24 तीलियां क्रमशः संयम, आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमता, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुओं, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकारी, न्याय, नीति, अर्थ, क्षमता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि,
की प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो जो 24 तीलियां हैं दोस्तों, तो उसके जो है तो प्रतीक हैं संयम, आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमता, सेवा, मंत्री, प्रेम, बंधुता, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकारी, न्याय, नीति, अर्थ, क्षमता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो जो 24 तीलियां हैं तो वो इन सब का क्या है दोस्तों, प्रतीक हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराना दोस्तों मौलिक अधिकार कब बना, तो याद रखेंगे 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VN खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत के नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है। तो VN खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने क्या किया है दोस्तों, भारत के नागरिकों द्वारा यदि सम्मान पूर्वक और प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है तो वो क्या है, उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो 19(1) के अंतर्गत क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है ना। कोई भी नागरिक अपने घर, दफ्तर आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, यहीं से समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो को आप सभी लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है और आगे की बात दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।